हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधेश्याम 2021। तो फ्रेंड्स, आज रक्त का ब्लड का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग ये अपना पढ़ चुके हैं। रक्त का ये रक्त की खोज वगैरह जो था ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये सब पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 1 का है। 2 भाग होते थे, पहला प्लाज्मा और रुधिराणु। अब इसके बाद अपन लोग यहाँ पढ़ चुके थे ये जो था संगठन, इसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया था, रुधिराणु के बारे में पढ़ लिया था। यहाँ तक कल क्लास हुई थी। रुधिराणु रक्त का लगभग 45% भाग करते हैं। यह 3 प्रकार की होती है: श्वेत रुधिराणु अर्थात WBC, लाल रुधिराणु अर्थात RBC, रक्त प्लेटलेट्स। तो कल अपना यहाँ तक हुआ था। अब पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। इनका वर्णन हुआ। पहला श्वेत रुधिराणु, इनको देख लेते हैं। श्वेत रुधिराणु अर्थात WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। यह वे कोशिकाएं होती हैं जिनका निर्माण अस्थि मज्जा आंतरिक श्लेष्मिका के पेयर्स, मतलब कि जोड़े, आंतरिक श्लेष्मा के जोड़े, पेचेज, लसिका गांठों अर्थात लिम्फनोइड्स, थाइमस तथा प्लीहा में श्वेत रुधिराणुओं का निर्माण होता है, जो कैसा आकार होता है? वृत्ताकार, अमीवाइड आकृति या केंद्रक युक्त, भ्रमणशील, मतलब चलते हुए, भ्रमण में होता है चलना, चलते हुए कोशिकाएं होती हैं, जो रोगाणुओं एवं प्रतिविष का मतलब होता है एंटीजन से सुरक्षा प्रदान करती हैं। वह एक श्वेत रुधिराणु कहलाती है। ये हमारी परिभाषा हो गई। अब फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक, ये जो स्टार लगे हुए हैं, इतनी इम्पोर्टेंट हैं ये कि आप जिसे MP पुलिस कांस्टेबल का आप पेपर भी उठा के देख लीजिएगा। तो मैं संपूर्ण एनालिसिस करके पूरे पेपरों को 2016 और 17 का एनालिसिस किया हूँ। उसमें से मतलब ये इतना पूछा जाता है कि मैं क्या बताऊँ। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? जो पॉइंट आउट लगे, जो स्टार लगा हुआ है, पूछे कैसे? मनुष्य में इसकी संख्या मर्धात, किसकी संख्या WBC की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मनुष्य में इसकी संख्या 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। फिर आपसे पूछा जाएगा श्वेत तथा लाल रक्त रुधिराणुओं और रक्त कणिकाओं का अनुपात कितना होता है। तो ये क्वेश्चन का इसका आंसर ये है कि श्वेत तथा लाल रुधिराणुओं का अनुपात जो होता है 1:700 होता है। ये जो पॉइंट लगे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं फ्रेंड्स। आप इनको आप देख लीजिए पेपर, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इनको आप बहुत अच्छी तरह से, ये जो स्टार वगैरह लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। आपको बहुत हेल्पफुल पेपर में रहेंगे। MP पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आगे समझ लेते हैं। आपसे क्वेश्चन करा जाएगा श्वेत रुधिराणु अर्थात WBC की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकोपीनिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। फिर पूछा जाएगा आपसे श्वेत रुधिराणु की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। तो पहले तो आपसे पूछेगा श्वेत रुधिराणु की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ल्यूकोपीनिया। और फिर पूछेगा श्वेत रुधिराणु की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो ल्यूकोसाइटोसिस, या जिसे हम इसे बोलते हैं ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो WBC अर्थात श्वेत रुधिराणु जो होती है, उसे हम निम्न वर्गों में विभक्त करते हैं, या फिर 2 वर्गों में विभक्त करते हैं। पहले हम इसको एक चार्ट वाइज समझ लेते हैं, फिर इसको विशेष का वर्णन समझ लेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा श्वेत रुधिराणु जो है, ये श्वेत रुधिराणु 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। पहला कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु और दूसरा कणिकामय श्वेत रुधिराणु। फिर कणिका मतलब कणिका विहीन। कणिका मीन्स होता है रुधिराणु जिसमें कणिकाएं जो होती हैं वह न हो, वह कणिका विहीन हो गया। और जिसमें कणिकामय हो, मतलब नाम से पता चल रहा है, विहीन मतलब हट जाना और मय मतलब आ जाना। तो जिन कोशिकाओं में कणिकामय हो, श्वेत रुधिराणु हो, उसे हम कणिकामय श्वेत रुधिराणु कहते हैं। तो कणिका विहीन को 2 भागों में विभाजित किया गया, ल्यूकोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है ना, ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट। और इसके बाद हमें जो कणिकामय श्वेत रुधिराणु है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया न्यूट्रोफिल्स,
और ईओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी क्या हो गई, कणिकामय को 3 भागों में विभाजित किया गया, जबकि कणिका विहीन को 2 भागों में विभाजित किया गया। अब फ्रेंड्स अपन लोग फिर से एकदम चार्ट वाइज इसमें बना दिया गया। अब इसको एक समझते हैं। पहला क्या था अपना, कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु। तो ये अपने लिख लिए कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वैसे हमने जो समझाया था सेम उसी प्रकार है। इस प्रकार की श्वेत रुधिराणुओं के कोशिका द्रव में कोशिकाएं नहीं पाई जाती। वही लिखा है ना, कणिका विहीन, अर्थात इसमें कोशिकाएं जो होती हैं वह नहीं पाई जाती हैं। ठीक है ना, नहीं पाई जाती, तथा इसका केंद्रक पिंडाकार न होकर गोल होता है। जब इसमें कोशिकाएं ही न पाई जाएंगी तो इसका जो केंद्रक होगा वह पिंडाकार, अर्थात जैसे एकदम पिंड टाइप में होता है, आप लोग समझते होंगे, तो पिंडाकार का न होकर के वह गोलाकार का होता है। तो अब फ्रेंड्स, इसके जो कणिका विहीन है इसके भी 2 भाग होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है यहाँ पास, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है ना, तो इसके 2 भाग हो गए। पहला लिम्फोसाइट्स, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। ये 8 से 12 म्यू व्यास वाले, सबसे ये म्यू बना हुआ है, ये म्यू है, ये एक नापने का एक, जैसे अपन लोग इंच बोल देते हैं, ये इसी प्रकार का होता है। 8 से 12 म्यू व्यास वाले सबसे छोटे आकार के श्वेत रुधिराणु होते हैं तथा कुल श्वेत रुधिराणुओं संख्या का 30% भाग बनाते हैं। अर्थात ये जो लिम्फोसाइट होता है, ये श्वेत रुधिराणु का कितने % बनता है या प्राप्त होता है, तो 30% प्राप्त होता है। ठीक है, या बनता है। इसका निर्माण लसिका ग्रंथकों में होता है। अब देखिए, ये जो होता है, शॉर्टकट में इसको समझ लेते हैं। इसका आकार, जो वे कोशिकाएं, वे रुधिराणु जो श्वेत रुधिराणु का 30% भाग बनाते हैं तथा इसका निर्माण लसिका ग्रंथिकों में होता है। फिर इसके बाद अपन लोग समझ लेते हैं इसका कार्य। इसका प्रमुख कार्य जो होता है, रोग प्रतिरोधकों का निर्माण करना, अर्थात जो हमारे शरीर की रक्षा करने वाले होते हैं उनका ये निर्माण करती है। फिर नेक्स्ट समझ लेते हैं, दूसरा अपना हो गया ये मोनोसाइट। अपन लोग अभी कणिका विहीन पढ़ रहे हैं। कणिका विहीन के अंदर 2 लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, तो हमने लिम्फोसाइट समझ लिया है, अब मोनोसाइट के लोग जा रहे हैं। तो मोनोसाइट ये आकार में सेम उसी तरह परिभाषा रहेगी। ये आकार में 12 से 15 म्यू व्यास वाले श्वेत रुधिराणु होते हैं तथा कुल श्वेत रुधिराणुओं का लगभग 6% भाग बनाते हैं। इनका निर्माण लसिका गांठों एवं प्लीहा में होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी सेम सूत्र बता दे रहा हूँ। इसकी शॉर्टकट में, ये वे कोशिकाएं होती हैं जिनका आकार 12 से 15 म्यू व्यास वाले श्वेत रुधिराणु होते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, वे कणिकाएं जिनका व्यास 12 से 15 म्यू होता है। ठीक, यह व्यास बोल सकते हैं। और जो श्वेत रुधिराणु को कितने % भाग बनाती हैं, 6% भाग बनाती हैं। कितने % भाग बनाती हैं, 6% भाग बनाती हैं। ठीक ना, और इनका निर्माण कहाँ पास होता है, तो लसिका गांठों में, लसिका में नहीं, लसिका की जो गांठ बनी होती है ना उसमें होता है, या प्लीहा में होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या रहेगा, क्षतिग्रस्त अथवा मृत कोशिकाओं को हटाने का कार्य करते हैं। जो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, तो जैसे आरबीसी मृत्यु हो गई, तो उसको हटाने का कार्य कौन करेगा, तो हमारी ये मोनोसाइट कार्य करेगी। ठीक है, फिर आता है अपना सेकंड। अब ये अपना जो कणिका विहीन हो गए, इसके 2 पार्ट अपन लोगों ने पढ़ चुका, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पढ़ चुका। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कणिकामय श्वेत रुधिराणु, अर्थात जिसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अपन लोग पढ़ते हैं, इस प्रकार की श्वेत रुधिराणुओं के कोशिका द्रव में अनेक कणिकाएं पाई जाती हैं तथा इनका केंद्रक 2 या 2 से अधिक पिंडों में बंटा एवं असममित होता है। देखिए फ्रेंड्स, तो सरल भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि वे श्वेत रुधिराणु जिनमें अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं, वे कोश कणिकामय श्वेत रुधिराणु कहलाता है। और इनका जो केंद्रक आकार होता है वह पिंडों मतलब बटा होता है, डिवाइड रहता है, पिंडों में डिवाइड रहता है, असममित आकार के होता है। अर्थात न तो एक पिंडाकार, मतलब जैसे ये हमारा ये अपना पिंडाकार में बट गया, तो इसे हम असममित बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी भी फ्रेंड्स यहाँ पास हम लोगों ने पढ़ा था कि कणिका, जैसे इसके 2 भाग होते थे, कणिका विहीन के 2 भाग हैं रुधिराणु, उसी प्रकार लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, तो इसी प्रकार कणिका विहीन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पास हम इसके 3 भाग पढ़ लेते हैं, किसके, कणिकामय के। ठीक है ना,
पहला क्या था, न्यूट्रोफिल्स, दूसरा क्या, इयोसिनोफिल्स, और दूसरा बेसोफिल्स। तो फ्रेंड्स ये हम पहला पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। सेम टू सेम एकदम जैसे लिम्फोसाइट का अपन लोग परिभाषा पढ़े, सेम मोनोसाइट की परिभाषा पढ़े, और कणिका में जैसे परिभाषा पढ़े, उसी प्रकार इनको तीनों को डिस्क्राइब कर देना है, इनको तीनों को डिस्क्राइब कर देना, सेम एकदम फिट कर देना है, सेम टू सेम। तो देखते हैं न्यूट्रोफिल्स, ये जो होती हैं 10 से 12 म्यू व्यास वाले होते हैं, सर्वाधिक सक्रिय श्वेत विषाणु होते हैं। इन्हें हेटेरोफिल्स कणिकाएं के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात हम इसे शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं। अच्छा, अभी इसको पूरा समझ लेते हैं पहले, ठीक है ना। जाना जाता है, इसकी संख्या कुल श्वेत विषाणुओं का लगभग 66% अर्थात 66% होती है। इसकी कणिकाएं छोटी परंतु संख्या में अधिक होती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, शॉर्टकट में लेते हैं कैसे। न्यूट्रोफिल्स वे कोशिकाएं जिनका व्यास 10 से 12 म्यू व्यास वाले होते हैं, जो रुधिराणुओं का श्वेत रुधिराणुओं का 66% भाग बनाती हैं, ठीक है ना। और इन्हें हेटेरोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। संख्या में बहुत छोटी होती हैं, ये छोटी होती हैं परंतु संख्या में बहुत अधिक होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपना आता है ये नेक्स्ट वाला, इयोसिनोफिल्स। तो अपन लोग इयोसिनोफिल्स समझ लेते हैं। ये सेम टू सेम अपन को जितनी परिभाषाएं पढ़ी है, हमने पढ़ा है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, और इसके अंदर आते कणिकामय श्वेत रुधिराणु के अंदर हमने न्यूट्रोफिल्स पढ़ा। सेम टू सेम जितनी परिभाषाएं उस तरह ऐड करते चलने जाना है, सेम टू सेम उसी प्रकार। तो चलिए फिर समझ लेते हैं इसको। तो दूसरा अपना क्या होगा, इयोसिनोफिल्स। ये 10 से 15 म्यू व्यास वाले श्वेत रुधिराणु हैं, जिनकी संख्या कुल श्वेत रुधिराणुओं का 2 से 4% होती है। अपन लोग शॉर्टकट में समझ लेते हैं। ये इयोसिनोफिल्स वे कणिकाएं होती हैं जिनका व्यास 10 से 15 म्यू व्यास होता है, और जो श्वेत रुधिराणुओं का लगभग 2 से 4% बनाती हैं। इनके कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कण बड़े होते हैं। ये देखिए अपन ये जो पाए जाते हैं, इनके कोशिका द्रव्य में अर्थात जो साइटोप्लाज्म होता है, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं वो काफ़ी लॉन्गेटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके आगे समझते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा यहाँ से यहाँ तक, जो मतलब इतना बेसिक पूछता है कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसा है। तथा अम्लीय अभिरंजकों जैसे इयोसिन से अभिरंजित होते हैं। इनका केंद्रक 2 पिंडों का बना होता है तथा दोनों ही पिंड एक सूत्र द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इनका स्पष्ट कार्य अज्ञात है, परंतु संक्रमण के समय अथवा एलर्जी होने के पर इनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इस दशा को इयोसिनोफिलिया कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि क्या पूछा जाएगा, इनका स्पष्ट कार्य अज्ञात है परंतु संक्रमण के समय एलर्जी, ये नहीं लिखा रहेगा कि ये कार्य अज्ञात है, क्वेश्चन लिखा रहेगा संक्रमण के समय या अथवा एलर्जी होने पर इसकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इयोसिनोफिलिया, ठीक है, इयोसिनोफिलिया कहलाता है। फिर आता है फ्रेंड्स अपना थर्ड पार्ट, इसका बेसोफिल्स। ये बेसोफिल्स सेम टू सेम उसी तरह फिट कर देना है। ये वे कणिकाएं होती हैं जिनका व्यास 8 से 10 व्यास वाले श्वेत रुधिराणु की होता है, जिनकी संख्या श्वेत रुधिराणु के लगभग 0.5 से 2% होती है। एक कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कण संख्या में कम परंतु आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। इनका 2 से 3 पिंडों का बना होता है। इनका जो न्यूक्लिया होता है वह 2 से 3 पिंडों का बना होता है। 5 के आकार का होता है, एस के आकार का होता है, ठीक ना। और यहाँ पास एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, बेसोफिल्स हिपेरिन तथा हिस्टामिन का श्रवण करता है। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इसको आप एकदम मोस्ट कर लीजिएगा कि पूछा जाएगा हिपेरिन तथा हिस्टामिन का श्रवण कौन करता है। तो कौन करता है, बेसोफिल्स करता है। कौन करता है, बेसोफिल्स करता है, ठीक ना। तो जो प्रतिस्कंदक अर्थात जो अपन को रक्त का जमने का कार्य होता है वह करता है, ठीक। कौन करता है, बेसोफिल्स जो होता है। इसमें से क्या सर्विस हिपेरिन तथा हिस्टामिन श्रवण होता है। जो प्रतिस्कंद मतलब जैसे कुछ हमले घाव लग जाता है, थोड़ा थोड़ा रक्त आता है, फिर जब थोड़ा थोड़ा रुक जाता है, तो किस कारण होता है, मतलब क्या कार्य करता है, तो यही प्रतिस्कंदन में कार्य करता है। कौन, ये अपनी ये बेसोफिल्स, ठीक है ना। वैसे तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा रक्त के जमने में कौन सा सहायक होता है, तो थ्रोम्बोसिन होता है, ठीक है।
तो इसके बाद अपन लोग इसके अतिरिक्त ये ऊतक में प्रवाह प्रक्रिया को बढ़ावा करता है, मतलब ऊतक में जो रक्त संचरण होता है वह बहाव फ्लो करता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो फ्लो करता है। तो अब इसके बाद आता है, अब इतनी पूरा ये जो अपन लोग पढ़े थे श्वेत रोधाणु हैं, ये लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये कणिका विहीन वाला हो गए, और ये जो न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एवं बेसोफिल्स जो होते हुए कणिका में हो गए। अब इनको हम लोगों ने पूरा पढ़ चुका है। अब इसके बाद आते हैं क्या, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना, लाल रुधिराणु, रेड ब्लड कार्पल्स, आरबीसी, वह रुधिराणु जो स्तनियों में लाल रुधिराणु अंडाकार, उभयोतल तथा केंद्रक युक्त होती हैं, वह लाल रुधिराणु कहलाती हैं। अर्थात वे रुधिराणु जिनका आकार गोलाकार अंडाकार होता है तथा लाल रुधिराणु जिनका केंद्रक जो होता है वो केंद्रक युक्त होती हैं, अर्थात ऐसे परिभाषा बोल सकते हैं। वे कणिकाएं जो आकार अंडाकार, उभयोतल तथा केंद्रक होती हैं वह क्या कहलाती हैं, लाल रुधिराणु अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स कहलाती हैं, आरबीसी कहलाती हैं। फ्रेंड्स, अब फिर से वही टॉपिक आ गए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़ लेना। आप इसको एकदम नोट्स में टाइप कर लीजिए, आप अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। आपको बहुत इसमें से क्वेश्चन फंस जाएंगे। आपको विश्वास ना हो तो आप एमपी पुलिस कांस्टेबल के द्वारा 16 और 17 के क्वेश्चन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो और ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट लगे हुए हैं, तो इसका व्यास अपन लोग पॉइंट समझ लेते हैं। इसका व्यास कितना होता है, 7.2 से 7.5 मिमी व्यास तथा 2.4 मोटाई वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। इनकी संख्या सामान्य पुरुषों में 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, और महिलाओं में कितनी होती है, इनकी संख्या सामान्य महिला में लगभग 45 लाख प्रति मिलीमीटर होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया फ्रेंड्स। अब इसके बाद इसके आगे समझते हैं। ये तो फिर इसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत तथा प्लीहा में होता है। इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। प्लीहा को रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। प्लीहा लाल रुधिराणुओं के कब्रिस्तान का कार्य करता है। इसकी कमी से रक्त अल्पता अर्थात एनीमिया रोग होता है, हो जाता है, ठीक है। और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। आप तो इसको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मान लीजिए, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए इसको। ये एकदम लिखित में है कि इस तरह क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मतलब ये कैसा अनुमान लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने मैंने पेपर का पूरा एनालिसिस किया है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इसको क्लिक कर लें अपने माइंड पे। तो फ्रेंड्स, आप आता है कि अपना थर्ड, रुधिर प्लेटलेट्स अर्थात जो प्लेटलेट्स होते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सेम सेम सब उसी तरह रहेगा जैसे हम लोग पिछला पढ़े हैं। वे कणिकाएँ जो केवल स्तनियों के रक्त में पाई जाती हैं, जिनकी संख्या 2 से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, रुधिर प्लेटलेट्स कहलाती हैं। इनका आकार गोलाकार अंडाकार होता है। इनका व्यास 2 से 5 में होता है। इनका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। इनका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको उसका आरबीसी का जो डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म था, वो वैज्ञानिक नाम था, वो बताना मैं भूल गया हूँ, तो उसको आप लिख लीजिएगा। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट नहीं, इसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पास लिखे दे रहा हूँ, NOTE नोट्स, WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइड होता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया। इसको आप पैक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो? ये हमारा रक्त हो गया, और इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट डे अपना टॉपिक होगा रक्त समूह, या फिर फ्रेंड्स जितने एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है, पहले मैं साइंस के उतने टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद फिर आते हैं रीजनिंग पे, जीके जीएस पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अपन लोग साइंस में हैं। साइंस में अपने कुछ टॉपिक हो गए हैं, कुछ ही टॉपिक जैसे अपन स्केलेटन सिस्टम हो गया और आई हो गया, ये सब बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसको
ऐसे ही वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। यदि आप हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और थैंक यू गाइस। आप कैसे होंगे? वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छे रहें, बढ़िया रहें, बढ़िया पढ़ें। भगवान से प्रार्थना यही है कि सब लोगों का इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए। टेक केयर।